वहीं दूसरी तरफ युवान जो लगातार दीक्षित जी से कह रहा था, क्या हो गया इसको, फोन क्यों नहीं उठा रही मेरा, और समझ नहीं आ रहा कि सब ठीक तो है या नहीं। कहीं ऐसा ना हो कि न्यूज़ के चक्कर में महेश्वरी उसे पकड़ ले। मुझे महेश्वरी से बात करना होगा। दीक्षित जी जो कहते हैं, आपको लगता है कि महेश्वरी इस वक्त आपके सुनने के ज़रा भी मूड में होगा? आपको नहीं लगता कि इस वक्त उससे बात करना खतरनाक हो सकता है? युवान जो कहते हैं, मुझे खतरा हो तो ठीक है, लेकिन आशी को कुछ नहीं होना चाहिए। मैं तो इन सारी चीज़ों को हमेशा हैंडल करता रहता हूँ, लेकिन आशी बेचारी, उसकी इस सब में क्या गलती है? मैं बस एक बार उसे अलर्ट करना चाहता हूँ कि किसी भी हालत में वो सेफ रहे और अपना ख्याल रखे। एक काम करिए, मैं तो कहता हूँ कि हमारे कुछ बॉडी गार्ड्स ना उसके देखभाल के लिए वहाँ पर भेज दीजिए। दीक्षित जी जो कहते हैं, आपका दिमाग तो ख़राब नहीं होगा? मैं तो इन सारी चीज़ों को हमेशा हैंडल करता रहता हूँ, लेकिन आशी बेचारी, उसकी इस सब में क्या गलती है? मैं बस एक बार उसे अलर्ट करना चाहता हूँ कि किसी भी हालत में वो सेफ रहे और अपना ख्याल रखे। एक काम करिए, मैं तो कहता हूँ कि हमारे कुछ बॉडी गार्ड्स ना उसके देखभाल के लिए वहाँ पर भेज दीजिए। दीक्षित जी जो कहते हैं, आपका दिमाग तो ख़राब नहीं होगा युवान जी? अगर आर्यन जी को पता चला ना, तो महेश्वरी से ज़्यादा खतरनाक आर्यन जी हैं और वो आपके टुकड़े टुकड़े करवा देंगे, साथ में मेरे भी। युवान जो इस बात को सोचते हुए कहता है, बात तो सही है, अगर आर्यांश को इस बारे में पता चला तो बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो जाएगी, लेकिन मैं कैसे कांटेक्ट करूं आशी को? वहीं आर्यांश के फोन पर शाश्वत जो कॉल कर रहा था, आर्यन जो फोन पे करते हुए कहते हैं, क्या है? इस वक्त उनका मूड बहुत ज़्यादा खराब था। शाश्वत जो दूसरी तरफ से कहता है, सर कंट्रोल रूम में मॉनिटर में हमने हर जगह आशी मैम के घर के आसपास सारे सीसीटीवी फुटेज को कैप्चर करना शुरू कर दिया है, अगर आप चाहें तो आकर के देख सकते हैं। आर्यन जो कहते हैं, अगर कुछ सस्पेक्ट नज़र आएगा तो फिर मुझे इन्फॉर्म करना। शाश्वत जो कहता है, हाँ सर, इसलिए फ़ोन किया था, सस्पेक्ट जैसा तो कुछ नज़र नहीं आ रहा, लेकिन आशी मैम बाहर जा रही है कहीं। आर्यन जो कहते हैं, ओके, तो एक काम करो, उसके घर से लेकर के युवान के घर तक जितने भी सीसीटीवी फुटेज हैं उनका कंट्रोल तुम अपने अंडर में लो। शाश्वत जो बिल्कुल वैसा ही करता है और आर्यांश की कमांड को फॉलो करना शुरू कर देता है। वहीं थोड़ी देर में आर्यांश भी कंट्रोल रूम के अंदर आ जाते हैं। वहीं आर्यांश वहां पर बैठे सारे आदमियों को बाहर भेजते हुए कहते हैं, यहाँ पर सिर्फ एक ही आदमी बैठेगा, बाकी सब बाहर निकलो। शाश्वत को खुद नहीं समझ में आता कि आखिर आर्यांश ने अपने आप ही युवान और आशी के बीच के सारे सीसीटीवी फुटेज को कैप्चर करने के लिए क्यों बोला है। आर्यांश इस बारे में किसी को नहीं बताना चाहते थे और उन्हें इस बारे में बोलने में भी काफ़ी ऑकवर्ड लग रहा था कि आशी इस वक्त युवान के घर में जा रही है, मगर उनके दिमाग ने तो पहले उन्हें ये इन्फॉर्म कर दिया था कि आशी कुछ ऐसा ही करने वाली है। वो देखते हैं कि शाश्वत और वहीं बगल में बैठा एक स्टाफ जो कि लगातार आशी को देखे जा रहा है, तो आर्यांश तुरंत ही कहते हैं, इस मॉनिटर को मेरे लैपटॉप के साथ कनेक्ट करो, मुझे हर एक सीसीटीवी फुटेज मेरे लैपटॉप की स्क्रीन पर दिखना चाहिए। बात आई समझ में? और हाँ, यहाँ से ही सब कुछ बंद करो। वहाँ पर बैठा कंप्यूटर एक्सपर्ट जो कि आर्यांश की कही हुई बात को पूरी तरह से फॉलो करते हुए कहता है, ओके सर। और वो शाश्वत को ऑर्डर देते हुए कहते हैं, काम हो जाए तो मेरे रूम में आ जाना लैपटॉप लेकर के। शाश्वत भी अपना सिर हाँ मिलाते हुए कहता है, यस सर, मैं आता हूँ। वहीं आर्यांश अपने रूम में आते हैं। वार्डरोब के ऊपर और वहीं वार्डरोब के ऊपर रखे कुछ शीशे के खूबसूरत डेकोरेटिव चीज़ों को नीचे फर्श पर पटकना शुरू कर देते हैं। वो इस वक्त अपने गुस्से को कंट्रोल करने की पूरी कोशिश कर रहे थे। वहीं शाश्वत जैसे ही बाहर से अंदर की तरफ आता है, वो आर्यांश को ये सब करता देख करके थोड़ा घबराते हुए पूछता है, सर आप ठीक तो हैं? एवरीथिंग फाइन सर? आर्यांश जो कहते हैं, जो मैंने कहा था वो हो गया ना? शाश्वत जो कहता है, जी सर, ये लैपटॉप में मैं रख देता हूँ सर। और ये बोल करके वो कांच के टेबल के ऊपर लैपटॉप को रख देता है। आर्यांश उसे तुरंत ही कहते हैं, नाउ गेट लॉस्ट। अब शाश्वत की इतनी हिम्मत तो थी नहीं कि आर्यांश के बोलने के बावजूद भी वो वहाँ पर खड़ा रह सके। वो तुरंत ही वहाँ से रफा दफा हो जाता है। वहीं आर्यांश अपने लैपटॉप के सामने आकर स्क्रीन पर अपनी नजर गड़ा लेते हैं और आशी को देख देख करके वो अपनी मुट्ठी को कस के बंद किए जा रहे थे। वहीं आशी जो एक ऑटो में बैठे हुए युवान के घर का रास्ता उस ऑटो ड्राइवर को बताते हुए कहती है, जल्दी चलिए भैया, टाइम नहीं है मेरे पास।
वो ऑटो ड्राइवर जल्द ही आशी को युवान के घर के ठीक सामने छोड़ देता है। आशी तुरंत ही उसको पैसा दे करके तुरंत ही युवान के घर के अंदर की तरफ निकल जाती है। वहीं आर्यन जो आशी को सीसीटीवी फुटेज में देखते हुए कहते हैं, अब तक इस इंसान को मारने की कोई खास वजह मिली नहीं थी मुझे, लेकिन अगर तुम उसके साथ क्लोजनेस बनाने की कोशिश करोगी तो मुझे उससे मजबूरन मारना पड़ेगा आशी। मैं तुम्हारे साथ किसी और इंसान को देख नहीं सकता। वही आशी जो तुरंत ही अंदर आती है, लेकिन पहले उनके बॉडीगार्ड्स उसे रोक देते हैं। आशी जो उन सारे बॉडीगार्ड्स को देखते हुए कहती है, अरे हटो यार, इतना जरूरी काम है, तुमको अभी चेकिंग करनी है। नहीं लाई हूं मैं कुछ भी, तुमको क्या लग रहा है गन लेकर के घुसी हूं मैं यहाँ पर। तो वही वो बॉडीगार्ड तुरंत ही आशी का फेस युवान को दिखाते हैं, क्योंकि बिना युवान के अप्रूवल के किसी को भी अंदर आना अलाउड नहीं था। जैसे युवान आशी की शक्ल देखता है, वो तुरंत ही उस बॉडीगार्ड से कहता है, उन्हें बाइज्जत मेरे सामने लेकर के आइए, शी इज़ अ स्पेशल गेस्ट। वो बॉडीगार्ड तुरंत ही युवान का बात मानते हैं और आशी को अपने साथ ही युवान के कमरे की तरफ ले जाने लगते हैं। युवान की तो खुशी का कोई ठिकाना ही नहीं था। वो दीक्षित जी को जोर से गले लगाते हुए कहता है, आई कैन नॉट बिलीव इट, आशी ठीक है दीक्षित जी, और वो खुद मुझसे मिलने आई है। वहीं दीक्षित जी इस तरह युवान को हरकतें करता देख करके कहते हैं, आराम से, परसों हल्दी है उसकी। युवान जो दीक्षित जी को देखकर कहते हैं, अरे आप भी बात को कहाँ लेकर जा रहे हैं। उसकी हल्दी हो या उसकी शादी हो, उन सबसे क्या लेना देना। मेरे लिए मैटर ये करता है कि वो सेफ है। लेकिन तब तक आशी धड़ाम से उनके दरवाजे को खोलते हुए कहती है, सेफ हूँ क्योंकि भगवान ने मुझे इतनी ताकत और अकल दोनों दी है। आपकी वजह से तो मैं मारी ही जाती। युवान जो एकदम से पीछे मुड़कर आशी को देखकर कहता है, अरे यार तुम फाइनली ठीक हो, मैंने तुम्हें कितनी बार कॉल नहीं किया। आशी जो युवान की बात को सुनते ही तुरंत ही अपने सर पर हाथ रखती है और अपने मुंह को खोलकर कहती है, हाँ कॉल कर दिए आप, अब उसी नंबर पर ना जिस नंबर से हमारी बात होती थी। युवान जो कहता है, हाँ उसी नंबर पर कॉल किया, तुमने फ़ोन भी रिसीव किया था। मैं इधर से हेलो हेलो कर रहा था, लेकिन उधर से कोई आवाज़ ही नहीं आ रही थी। आशी जो कहती है, बेड़ा गर्क हो रखा है, और वो अंदर आते हुए काउच पर धड़ाम से बैठते हुए कहती है, अब कौन बचाएगा आपको। युवान जो कहते हैं, किससे। आशी जो कहती है, मेरे होने वाले या शायद ना होने वाले पति देव से। बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो गई है, मेरा फ़ोन उनकी गाड़ी में छूट गया है। अगर फ़ोन रिसीव हो इसका मतलब उन्हें सब कुछ ऑलरेडी पता चल चुका है। आप प्लीज़ अपनी सिक्योरिटीज़ वगैरह बढ़ा लीजिए, हाँ, क्योंकि जहाँ तक मुझे लगता है ना, वो काफ़ी ज़्यादा जेलस में रहते हैं, और अगर उन्हें पता चलेगा कि मैं आपके साथ, ओह गॉड। युवान जो हल्का घबराते हुए कहता है, अरे लेकिन फ़ोन क्यों छोड़ दिया तुमने। लेकिन अगर छोड़ा ही था तो मुझे बता देना चाहिए था ना। आशी जो कहती है, हाँ मैंने तो प्री प्लानिंग कर रखा था कि मुझे फ़ोन वहाँ पर छोड़ कर के आना, ताकि उनको सब कुछ पता चल जाए। खैर ये सब छोड़िए, मैं इस बारे में बात करने यहाँ पर नहीं आई हूँ, मुझे आपसे कुछ बहुत ही इंपॉर्टेंट डिस्कशन करना है। युवान जो कहता है, हाँ बोलो, पता नहीं अभी कितने दिन का मेहमान हूँ, जो भी पूछना पूछ लो। आशी जो कहती है, अरे आप इतना क्यों डरते हैं, इतने डरपोक कहाँ से पैदा हो गए आप। पता नहीं भगवान कैसा मर्द बना करके भेज दिया आजकल तो लड़कियां भी आपसे ज़्यादा हिम्मती वाली होती हैं। वही युवान जो कहता है, हाँ ठीक है, मुझे बार बार गिल्टी फील कराने की ज़रूरत नहीं, तो अपना क्वेश्चन करो, क्या पूछना था तुम्हें। आशी जो तुरंत ही काउच से खड़ी होती है और अपनी शर्ट के स्लीव्स को ऊपर फोल्ड करते हुए उनके सामने पूरी चौड़ में आकर के कहती है, ये लड़कियों के किडनैपिंग का जो मामला है, क्या वो सच में आर्यांश से जुड़ा हुआ है या फिर नहीं। जैसे ही उसने इतना पूछा था, युवान एक कदम पीछे होते हुए कहता है, हाँ ऑब्वियसली जुड़ा हुआ है, आर्यांश की वजह से ही तो ये सब कुछ। उसने इतना बोला ही था कि आशी उनके सामने अपना हाथ दिखाते हुए कहती है, बस बहुत हुआ, अगर आप मुझसे झूठ बोलने की कोशिश कर रहे हैं ना, तो बहुत गलत कर रहे हैं, क्योंकि आप एक लड़की को उसके होने वाले हस्बैंड के बारे में गुमराह करवा रहे हैं। और मुझे तो ये समझ में नहीं आ रहा कि जो शख्स उन लड़कियों को खुद किडनैप करवाता है, वो आज इन सारी लड़कियों को खुद ही उनके घर पर क्यों छोड़ेगा। आपको कोई आइडिया भी है कि उन्होंने कितनी मदद की। अगर वो नहीं होते ना, तो शायद मैं अकेले उन लोगों से लड़ नहीं पाती, वो गुंडे मेरे ऊपर हावी हो जाते। अगर वो 60 लड़कियां अपने घर पहुंची है ना, तो सिर्फ और सिर्फ आर्यान जी की वजह से। अगर उन्हें किडनैपिंग करवाना ही होता या उनको बिजनेस करना ही होता,
तो वो खुद मेरी मदद करने क्यों आते? इवन पुलिस वालों ने भी मुझे यही बताया है कि आर्यांश जी कब से इस अड्डे को ढूंढने की कोशिश कर रहे थे, मगर इसे इतना ज़्यादा सेफली बनाया गया था कि कोई इसे ढूंढ ही नहीं पा रहा था। किसी को आइडिया नहीं था कि झोपड़ी के अंदर ये सब कुछ हो सकता है। युवान जो आशी को आर्यांश को फेवर करता देख करके एकदम से गुस्से में आ जाता है, लेकिन वो अपने गुस्से को कंट्रोल करते हुए आशी से पूरे कामली वॉइस में कहता है, देखो तुम्हें ना पॉलिटिक्स के बारे में कोई आइडिया नहीं है, और ये जो पॉलिटिशियन होते हैं ना, ये सबसे अच्छे एक्टर होते हैं। वो तुम्हारे सामने ना सिर्फ अच्छी बनने की एक्टिंग कर रहा है, और मुझे तो लगता है ना कि उसका प्रोपेगेंडा भी यही रहा होगा कि पहले सारी लड़कियों को किडनैप करूंगा और इलेक्शन के आने से पहले कुछ ही दिन पहले मैं सारी लड़कियों को उनके घर पहुंचा दूंगा ताकि मैं सबका मसीहा बन जाऊं। आशी जो कहती है, अच्छा तो चलिए आपकी ये बात भी मैं मान गई, लेकिन ये बताइए आपको इस बारे में कैसे नॉलेज था कि ये 40 की 40 लड़कियां आर्यन शाहजादा के ही अंडर में है? आपको किसने बताई बात? युवान जो कहता है, युवान के पास अब इस सवाल का कोई खास अच्छा जवाब था नहीं, जिसकी वजह से वो आशी के कंधे पर हाथ रखते हुए उसे बैठाते हुए कहता है, तुम आराम से यहाँ पर बैठो और मेरी बात सुनो। और ये बोल करके जैसे ही वो आशी का हाथ अपने हाथ में लेने वाला होता है, आशी झटके से अपने हाथ को पीछे करते हुए कहती है, दूर रहकर बात कर सकते हैं आप मुझसे। युवान जो आशी की बात को अब समझ चुका था और उसे इतना भी समझ में आ गया था कि अब आशी से झूठ बोलना मतलब उसकी बेवकूफ़ी होगी, जिसकी वजह से वो चुपचाप रहकर अपनी गलती को एक्सेप्ट ही करने वाला होता है कि तभी दीक्षित जी उसके कंधे पर हाथ रखते हुए कहते हैं, युवान जी मुझे ऐसा लगता है कि हमारे पास ज़्यादा वक्त नहीं है। आपको आशी मैडम से अगर कुछ और कहना है तो आप कह दीजिए, वरना उन्हें जाने दीजिए, वैसे भी रात हो रही है और अब तो न्यूज़ वगैरह में भी आशी मैम का नाम चल रहा है, कहीं ऐसा ना हो कि माहेश्वरी। उन्होंने जैसे इतना बोला था, युवान झटके से उनके हाथ को अपने कंधे से हटाते हुए कहते हैं, माहेश्वरी कुछ नहीं कर पाएगा, आशी को कुछ नहीं होने दूंगा मैं। वहीं आशी जो युवान की बात को सुन करके थोड़ा हंसते हुए कहती है, कौन बचाएगा मुझे? हम बचाएंगे मुझे, हाँ। जिसको इतना तक पता था कि 40 लड़कियां किडनैप्ड हैं, आर्यन शाहजादा के अंडर में किडनैप्ड हैं, लेकिन फिर भी आप उन्हें बचा नहीं पाए। और एक मिनट, माहेश्वरी के बारे में कैसे पता है आप लोगों को? क्या उसके बारे में मैसेजेस और खुफिया बातें आप तक कोई पहुंचाता है क्या? युवान जो एक बार दीक्षित जी को घूर कर देखते हैं, जैसे वो अपनी आंखों से ही दीक्षित जी को डांट रहे हों। दीक्षित जी तुरंत ही अपना चेहरा नीचे कर लेते हैं। वही युवान जी जो आशी से कहते हैं, चलो मुझे इस बारे में तुम्हें कुछ भी ना तो प्रूफ देने की ज़रूरत है और ना ही कुछ भी एक्सप्लेनेशन देने की। आशी जो खड़े होते हुए कहती है, क्या बात कर रहे हैं आप? मुझे ज़रूरत है जानने की कि आखिर आर्यन शाहजादा कैसे इंसान है। आपको पता है टोटल लड़कियां 60 नहीं बल्कि 62 थी, जिसमें से 61 लड़कियां आज अपने घर पर पहुंच चुकी हैं और एक लड़की जिसके घर में कुछ ऐसी कंडीशन थी, उसके अपने ही घर में से टॉर्चर किया जाता था। इसी वजह से आर्यन शाहजादा ने उसे अपने घर में एज अ मेंबर एक्सेप्ट कर लिया। अब बताइए उस इंसान को मैं कैसे ख़राब समझूं? मेरा दिमाग फटा जा रहा है सवालों से। जिस इंसान से मेरी शादी होने वाली है उसके बारे में मुझे क्लियरली कुछ पता ही नहीं है। अभी तक मैं उसे विलन समझते आ रही थी, लेकिन आज जो भी कुछ उन्होंने मेरे सामने किया है, इसके बाद मैं उन्हें विलन नहीं बोल सकती। वो एक सच में बहुत अच्छे इंसान है। वही युवान जो अब थोड़ा इमोशनल हो जाता है। आशी की बात सुनकर कि उसे इतना तो समझ में आ गया था कि अब आशी से झूठ बोलने का कोई मतलब नहीं है। इसी वजह से वो इस टॉपिक पे बहुत ज़्यादा बात नहीं करना चाहता था और ना ही कोई आर्ग्यूमेंट करना चाहता था। वो आशी की बात मानते हुए कहता है, सही कहा तुमने। और ये बोल कर कि वो धीरे से खड़े होते हैं और आशी के बगल की तरफ आते हुए कहते हैं, वो बहुत ही अच्छा इंसान है आशी। जैसे दीक्षित जी ये सुनते हैं, वो अपनी आंखें एकदम से बड़ी कर लेते हैं। साथ में आशी की भी भौवें एकदम से चढ़ गई थी। युवान जो आगे आर्यांश के बारे में बताते हुए कहते हैं, तुम्हारी शादी होने वाली है ना उससे? आशी जो अपना सिर हाँ मिलाते हुए कहती है, हाँ होने तो वाली है, लेकिन मुझे करने का मन नहीं कर रहा। युवान जो आशी की तरफ झुकते हुए कहते हैं, अगर मन नहीं कर रहा है तब भी कर लो आशी, मैं तुम्हें गारंटी में लिख करके दे सकता हूँ, वो सच में बहुत अच्छा इंसान है। और आज जो भी तुमने उसके बारे में सोचा, सुना या देखा ना, वो सब कुछ हकीकत है। आशी जो एकदम से कंफ्यूज होते हुए कहती है, क्या दोगलापन है भाई ये? अभी तक तो इतनी ज़्यादा बुराई कर रहे थे आप और अभी एकदम से पलट गए, क्या हो गया है? युवान जो कहता है, बहुत हो गया पॉलिटिक्स खेलना,
बहुत हो गया दुश्मनी दुश्मनी, लेकिन मैं तुम्हारी केयर करता हूँ। और अगर तुम्हारे लिए कोई परफेक्ट इंसान बना है इस दुनिया में तो वो सिर्फ आर्यन शाहज़ादा ही है। हाँ, मैं उससे बहुत ही जेलस रहता हूँ, वो मेरा दुश्मन भी है, मुझे उसके हर एक चीज़ से प्रॉब्लम है। लेकिन अगर बात तुम्हारी आती है तो मैं दिल से तुम्हें यही सजेशन दूंगा कि आर्यन शाहज़ादा से अच्छा लड़का तुम्हारे लिए कोई नहीं हो सकता। वो तुम्हें इतना प्यार करेगा, इतना प्यार करेगा कि तुम्हें कभी किसी की कमी महसूस नहीं होने देगा आशी। वो एक दोस्त की तरह तुम्हें खुश रखेगा, एक पार्टनर की तरह तुम्हें हर वक्त सपोर्ट करेगा, पेरेंट्स की तरह तुम्हारी केयर करेगा। उससे अच्छा लड़का तुम्हें सच में कहीं और नहीं मिलेगा आशी। तो डिस्पाइट ऑफ एवरीथिंग, मेरी दुश्मनी, मेरा झगड़ा और जो भी कुछ अभी तक हुआ, मैं सिर्फ यही कहना चाहूँगा कि ये शादी तुम प्लीज़ कर लेना। आशी जो धीरे से काउच से खड़े होते हुए एक बार दीक्षित जी को देखती है और फिर युवान की तरफ देखते हुए कहती है, आपको रह रहेगा कि दौरे तो नहीं पड़ते? अचानक से क्या हो गया? इतनी तारीफ कहाँ से निकल रही है? किडनी से या दिल से? युवान जो मुस्कुराकर आशी की तरफ देखते हुए कहते हैं, ऑब्वियसली दिल से निकल रही है, आज दिमाग बात करने के मूड में नहीं है मेरा। युवान के चेहरे पर एक स्माइल तो थी, मगर ये एक ऐसी तीखी स्माइल थी जिसमें उनका दर्द साफ नजर आ रहा था। आशी को समझ नहीं आता कि आखिर युवान ये सब क्यों बोल रहे हैं और आखिर वो इतना ज़्यादा इमोशनल क्यों हो गए हैं, लेकिन दीक्षित जी युवान की हालत अच्छी तरह समझ पा रहे थे। और दीक्षित जी इस वक्त युवान और आशी को अकेला ही छोड़ना बेहतर समझते हैं। वो तुरंत ही रूम से बाहर की तरफ निकल जाते हैं। वहीं आशी जो युवान के सामने खड़े होकर के कहती है, आप मेरी तरफ अपना चेहरा करके बात कर सकते हैं? युवान जो अपना चेहरा उठाकर आशी की तरफ देखते हैं। आशी जिनकी आंखों में देखकर कहती है, क्या हो गया आपको? अचानक से इतना परेशान क्यों हो गए? मैं तो अपनी परेशानी आपके पास लेकर आई थी, लेकिन आप तो खुद ही परेशान हो गए। युवान जो आशी को देखकर आगे उसे बताते हैं, इस पूरी कहानी में एक्चुअल विलन मैं ही हूँ, सबसे ज़्यादा डरपोक भी मैं ही हूँ। सच कहूँ तो आर्यांश के इस सब में कोई गलती नहीं थी आशी, ये सब मेरी ही गलती थी। आशी जो कहती है, अब आप मुझे कंफ्यूज कर रहे हैं, मुझे समझ क्यों नहीं आ रहा आपकी बातें? युवान जो कहते हैं, बस इतना समझ जाओ कि आर्यांश से शादी ज़रूर कर लेना प्लीज़। मैं तुम्हें सेफ देखना चाहता हूँ और तुम हमेशा खुश रहोगे उसके साथ। आशी जो कहती है, क्या वो मेरे बचपना को एक्सेप्ट कर पाएंगे? युवान जो तुरंत ही अपना सर हाँ मिलाते हुए कहते हैं, तुम जैसी हो तुम्हें बिल्कुल वैसा ही बना कर रखेंगे वो। उसकी हिस्ट्री के बारे में अगर मैं तुमसे बात करूं तो उसकी हिस्ट्री पूरी तरह से क्लीन है। उसकी लाइफ में कभी कोई लड़की नहीं आई और पहली बार जिस लड़की से शायद उसे मोहब्बत हुई है वो उसी लड़की से शादी करने की जिद कर बैठा। युवान को ये बोलते बोलते उनके गले में एक भारीपन महसूस होता है। आशी भी उनके एहसास को महसूस करते हुए कहती है, हाँ लेकिन आप क्यों रोने जैसा मुंह बना रखे हैं? शादी मेरी हो रही है, दुखी तो मुझे होना चाहिए, मुझे रोना चाहिए, आप क्यों परेशान हो रहे हैं? वहीं युवान जो अपने सिर को नीचे करते हुए धीरे से कहते हैं, तुम्हें कोई आइडिया नहीं आशी, लेकिन तुम्हारे साथ अगर कोई भी शख्स 3 से 4 दिन बाद क्या कर ले वो पक्का तुमसे अट्रैक्ट हो जाएगा। आशी ये बात सुनकर के 2 कदम पीछे होते हुए युवान को घूर कर देखते हुए कहती है, क्या अब मुझसे? युवान जो कहते हैं, हाँ तुमसे। मुझे कभी भी किसी की इतनी फिक्र नहीं हुई, इवन खुद की भी इतनी फिक्र नहीं होती है मुझे। मैं खुद को भी लेकर इतना सीरियस नहीं हूँ। वो तो डैड ने बस मुझे एक कंपटीशन दे दिया कि आर्यांश से तुम्हें जीतना है, जीतना है, जीतना है। बचपन से सिर्फ यही सुनता आया हूँ। बचपन में तो हम अच्छे दोस्त हुआ करते थे और मैं अपने डैड की बातों को हमेशा इग्नोर किया करता था, लेकिन उसके बाद जब मेरे डैड पॉलिटिक्स से हट गए तो वो मेरे ऊपर प्रेशर बनाने लगे कि मुझे भी पॉलिटिशियन बनना है। लेकिन आर्यन शाहज़ादा हमेशा कंपटीशन में मुझसे आगे ही रहता था, जिस बात से हमेशा मेरे डैड उसके साथ मेरी कंपैरिजन करके हमेशा मुझे जलील किया करते थे। और कहीं ना कहीं इसी वजह से हमारे और आर्यांश के बीच में धीरे धीरे रिश्ता ख़राब होने लगा और धीरे धीरे हम दोस्त से दुश्मन बन गए। लेकिन मैं इंसान बुरा नहीं हूँ आशी। खैर, अब इस बारे में बात करके कोई फ़ायदा नहीं है, बहुत जल्द तुम्हारी शादी होने वाली है। आशी को अब थोड़ा बहुत मामला समझ में आने लगा था और वो मन में कहती है, मेरे घर वालों को ये बात कोई जाकर के क्यों नहीं बताता कि मैं कितनी यूनिक, अच्छी, महान, स्ट्रॉन्ग और कितनी कितनी कमाल की लड़की हूँ। ये सारी अच्छाई दूसरों को ही क्यों नज़र आती है मुझ में?
काश मेरे घर वाले भी मेरी इतनी इज्जत करते। और क्या सच में इन्हें मैं पसंद आने लगी हूँ? हे भगवान, अभी एक से तो पीछा छूट नहीं रहा, अब ये दूसरा वाला भी। इससे बेहतर है यहाँ से निकल लेती हूँ। आशी जो युवान की हालत को अब समझ चुकी थी, जिसकी वजह से वो और ज़्यादा देर तक यहाँ पर रह करके ऑकवर्ड मोमेंट क्रिएट नहीं करना चाह रही थी, वो युवान से कहती है, ओके, कोई बात नहीं। अच्छा किया आपने आर्यन जी के बारे में मुझे ये सब कुछ बता दिया, वरना मैं तो खामखा उन्हें अपनी ज़िंदगी का विलन ही समझ रही थी। चलिए ठीक है, फिर मिलते हैं बाद में कभी। हाँ। युवान जो एक बार आशी की तरफ अपना चेहरा उठाकर देखते हैं और फिर से अपने काउच पर आकर बैठ जाते हैं। आशी जो खुद से कहती है, भाग ले आशी, पता नहीं और कितने आशिक बनने वाले हैं तेरे। और वो जल्दी से दौड़ते हुए उनके रूम से बाहर निकल जाती है। आइए जानते हैं अब क्या होगा आने वाले एपिसोड में। क्या आशी भी आर्यन की सच्चाई को समझ पाएगी? क्या वो उन्हें अपने लाइफ पार्टनर की तरह एक्सेप्ट करेगी या नहीं? आइए जानते हैं इसे आने वाले एपिसोड में और सुनते रहिए फोर्स्ड मैरिज विद मिनिस्टर सिर्फ और सिर्फ स्टोरी विद सौम्य के साथ।